बच्चों, तुम लोगों का पुनः स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज की जो हमारी यह कक्षा है, यह हमारी वंशानुगति व विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित होगी। जो हम आज चैप्टर पढ़ेंगे वो है वंशानुगति। वंशानुगति और विभिन्नता के सिद्धांत। विभिन्नता के सिद्धांत, या जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ inheritance, and variations. ये हमारा आज का टॉपिक है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां पर यह है वंशानुगति और विभिन्नता। देखो, वंशानुगति तुमने देखा होगा कि कई बार लोगों को यह कहते हुए पाया होगा कि फला बच्चा जो है उसका चेहरा मोहरा अपनी माता से मिलता है या पिता से मिलता है। अर्थात जो लक्षण उसकी माता या पिता में पाए जा रहे थे वह बच्चे में आ रखे हैं। तो इस प्रकार से जब जो जनक के लक्षण होते हैं वह संतान तक पहुंचते हैं तो उसको ही हम वंशानुगति कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी एक फैक्ट है कि जो बच्चे में जो लक्षण पाए जाते हैं वह पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान नहीं होते, उनमें थोड़ा बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वे विभिन्नताएं हैं और इन्हीं के सिद्धांत को हमने पढ़ना है। देखो, होता क्या है कि जो ये आनुवंशिकता और जो ये विभिन्नताएं हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुगत हो रहे हैं, इनको हम आनुवंशिकता कहते हैं। और ये जो आनुवंशिकता है इसमें वंशानुगत समानताएं भी और विभिन्नताएं भी सम्मिलित होती हैं। ये जो वंशानुगति और विभिन्नता है इसमें वंशानुगति के जो सिद्धांत दिए गए हैं, विभिन्नता में बाद में तुम लोगों को बताऊंगा। तो जो वंशानुगति के सिद्धांत जो दिए गए हैं उसमें प्रमुख नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल का। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, यहां पर मैं लिखा है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो हैं इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी
आनुवंशिक विज्ञान का पिता या जनक। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो है आनुवंशिकता पर आधारित जो प्रयोग हैं, जो सिद्धांत हैं, वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। वैसे तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन बाद में जो है ये पादरी हो गए थे एक चर्च में, और ऑस्ट्रिया जो देश है उसमें ब्रून नामक शहर में यह रहे। और इन्होंने जो अपने प्रयोग किए, ये प्रयोग इन्होंने जो मटर होती है पाइजम सैटाइवम, जो मटर है या पी है, इस पर इन्होंने अपने प्रयोगों को किया। वास्तव में इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है वह कुछ गणितीय निष्कर्ष निकालने के लिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उसमें उन्होंने गणितीय निष्कर्ष निकालने के लिए अपने प्रयोग किए थे। लेकिन ये प्रयोग जो है यह आनुवंशिक विज्ञान के एक जो है वह बुनियाद साबित हुए। हालांकि जब इन्होंने अपने प्रयोग किए, जो निष्कर्ष निकाले, तो इनके समय में इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और इनके प्रयोगों को और निष्कर्षों को एक प्रकार से नकार ही दिया गया था। लेकिन उसके बाद ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेन, सरमॉक वगैरह कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि इनके प्रयोगों को पुनः प्रकाश में लाया, और बाद में ये पाया गया कि इन्होंने जो प्रयोग किए हैं वह बिल्कुल सत्य थे। इनके निष्कर्ष जो थे वह कसौटी पर खरे उतरे थे। अब मेंडल ने, जैसा मैंने तुमको बताया कि जो अपने प्रयोग किए वो प्रयोग मटर पर किए, और मटर का पौधा पर प्रयोग करने का कारण ये था कि मटर का पौधा जो होता है वह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है, और मटर के पौधे में बहुत सारी वेरिएशंस या जो विभिन्नताएं होती हैं वे विभिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। यानी कि जैसे तुम देखोगे कोई मटर के पौधे लंबे होते हैं, कोई बौने होते हैं, किसी पौधे पे जो है सफेद रंग का फूल आता है, किसी पे गुलाबी, किसी पे जो है लाल रंग के फूल आते हैं। ऐसे ही उनके बीजों को देखेंगे या उनकी फलियों को देखेंगे तो हम बहुत से अंतर इनमें पाएंगे, और इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के कारण ही जो है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना। यूं तो बहुत सारे जो थे उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनको इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए चुना। ये कौन कौन से थे? सबसे पहला जो था इसमें उन्होंने जो चुना, जो कैरेक्टर्स लिया था, वो सबसे पहला था, पहला जो कैरेक्टर यहां लिख देता हूं मैं, कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, chosen by Mendel। क्या क्या इन्होंने जो कैरेक्टर्स थे वो इन्होंने चूज किए है अपने प्रयोगों के लिए,
कि ताकि जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इसमें सबसे पहला जो था वो थी प्लांट की हाइट। हाइट ऑफ प्लांट। कैसे हाइट क्या हो सकती है? या तो ये हाइट जो है या तो कैसा हो प्लांट, टॉल हो, या फिर कैसा हो सकता था, ड्वार्फ। टॉल लिख देता हूं मैं यहां पे, लंबा, या फिर कैसा हो पौधा, बौना पौधा। दूसरा जो कैरेक्टर इन्होंने लिया वह कैरेक्टर था कि जो इसमें जो कली है, ये कली की जो पोजीशन है, ये पोजीशन कहां पर होती है। यानी जो कली की पोजीशन है या फ्लावर की जो स्थिति है, फ्लावर की पोजीशन, या हम बर्ड भी कह सकते हैं, बर्ड से ही फ्लावर बनेगी, तो फ्लावर्स पोजीशन, फ्लावर्स पोजीशन। इसमें जो कैरेक्टर थे फ्लावर्स पोजीशन के लिए, या तो क्या हो सकता था, ये एक्सियल फ्लावर है वो, जिसको हम कक्षीय कहते हैं, या फिर जो है यह कैसा हो, टर्मिनल हो। यानी कैसा हो, शीर्ष पर स्थित हो, शीर्षस्थ हो। अगला कैरेक्टर जो था वो था फ्लावर्स कलर। यानी जो फ्लावर का कलर है वो या तो कैसा हो, रेड हो, या फिर जो है वह व्हाइट हो। यह जो है उन्होंने इसका जो पुष्प था वो पुष्प के रंग को लिया, या तो कैसा हो, रेड, लाल, या व्हाइट, सफेद। अगला जो कैरेक्टर था वह था फली का आकार, शेप ऑफ पोड। जो पोड है वो उसका शेप कैसा है, ये पिचकी हुई है या फिर जो है फूली हुई है। अगर फूली हुई है तो जिसको हम कहेंगे इनफ्लेटेड। फूली हुई, और रिंकेड यानी सिकुड़ी हुई। रिंकेड सिकुड़ी हुई। अगला जो कैरेक्टर था वो कलर ऑफ पोड। ये जो पोड यानी फली है, इस फली का कलर कैसा है, यानी ये कलर कैसा हो सकता है, ग्रीन है या येलो है। हरा और येलो।
अगला कैरेक्टर जो था वो जुड़ा हुआ था सीड से। जो सीड है उनका शेप कैसा है, शेप ऑफ सीड। बीज का आकार, बीज का आकार जो है यह राउंड शेप में है, यानी गोल है, या फिर ये जो है रिंकिल्ड है, सिकुड़े हुए। अगला जो सातवां जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर था कलर ऑफ सीड। सीड का कलर कैसा है, येलो है, रखने के बाद कैसे हो जाते हैं, येलो या पीले और ग्रीन यानी हरे। तो ये वे 7 मुख्य कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए छांटा। और उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें जीन की जानकारी नहीं थी, उन्होंने कहा ये जो भी कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए जो उत्तरदायी होता है वह कारक होता है, या फैक्टर नाम दिया उन्होंने इसका, फैक्टर का या कारक का, जिसको कि अब जीन कहा जाता है। तो ये जो फैक्टर है ये इन कैरेक्टर्स को, या कोई भी जो क्या होते हैं जीव होते हैं, उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं, उन लक्षणों के लिए ये फैक्टर उत्तरदायी होते हैं, ऐसा ग्रेगर जॉन मेंडल का कथन था। अब देखो यहां पर तुम लोग देख रहे होंगे कि ये जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं, ये कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, क्योंकि अब तुम लोग जानते हो कि ये जो कैरेक्टर है इसको दिखाने के लिए जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो उत्तरदायी होता है, और समान लक्षण को दिखाने वाले जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स के क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम एलील कहते हैं, वो एलील कहलाते हैं। अब देखो कि यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स है, इन कैरेक्टर्स में क्या होता है कि ये कैरेक्टर्स जब दूसरी पीढ़ी आती है तो दूसरी पीढ़ी में कुछ कैरेक्टर्स तो क्या हो सकते हैं, वो दिखाई देते हैं, वो अपने आप को शो करते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जनक में तो रहते हैं, या तो माता में होते हैं या पिता में होते हैं, लेकिन संतान में वे दिखाई नहीं देते हैं। तो इस आधार पर हमारे पास जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण कैसे कैसे होते हैं, एक कैरेक्टर्स जो कि हमको प्रथम पीढ़ी में दिखाई देगा कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टरों के क्रॉस करने पर, उसको डोमिनेंट या हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। वे लक्षण क्या कहलाएंगे, प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। और जो लक्षण दिखाई नहीं देंगे वे लक्षण रेसेसिव कैरेक्टर्स या अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, या अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है
कि जो प्रथम पीढ़ी में ये लक्षण जाएंगे तो केवल एक ही प्रकार के लक्षण जाएं। अगर विपरीत लक्षण वाले माता पिता हैं और संतान में जो लक्षण जा रहे हैं, सपोज करो कि इन दोनों का अगर क्रॉस होता है और यहाँ पर जो प्रथम पीढ़ी आती है, जो पीढ़ियां हैं उसको अगर जैसे प्रथम पीढ़ी है हमको F1 से दिखाते हैं, दूसरी पीढ़ी है F2 से दिखाते हैं, तीसरी को F3 से, सो ऑन इसी प्रकार से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लक्षण आएंगे, दोनों लक्षण आएंगे, मैं इसको D और क्या आएंगे R, ठीक, यानी डोमिनेंट भी आएगा और रेसेसिव भी आएगा। और इसमें जो दिखाई देगा, बाह्य रूप से जो दिखाई देगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देगा। और इस प्रकार से जो बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं उसके आधार पर जो है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे लिखने में दिक्कत हो रही है इसलिए यहां लिखा मैंने। वो क्या होगा, फिनोटाइप, यानी बाह्य रूप से दिखाई दे रहा है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, प्रभावी दिखाई दे रहा है, प्रभावी लक्षण दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये शुद्ध रूप से प्रभावी नहीं है। केवल प्रभावी लक्षण बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या छुपा हुआ है, अप्रभावी लक्षण भी छुपा हुआ है। तो जब हम जीन लेवल की बात करते हैं तो जीन लेवल पर यह संकर या हाइब्रिड कैरेक्टर्स लिए हुए होता है, और इसको हम जीन लेवल पर जब कैरेक्टर्स को देखा जाता है तो वो कहलाता है जीनोटाइप। वह जीनोटाइप कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यह जो मेंडल के द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे उसमें जो जो शब्दावली यूज की जाती है उसके बारे में यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बताया। अब इसमें जो मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम दिए थे उसे नेक्स्ट वीडियो में बताया